आप सुन रहे हैं नालंदा पर गिद्ध कहानी। लिखा है देवेंद्र जी ने। ये पार्ट 3 है। इसके पहले की कहानी के लिए पिछली वीडियो देखे। एक दिन सुबह सुबह वे कैंटीन के सामने चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा कि आसपास बैठे लड़के रात टीवी पर रोमांचक मैच के बारे में उत्तेजक बहसें कर रहे हैं। सामने सड़क पर एक जवान और सुंदर लड़की नशे की सी हालत में लंगड़ाती और सहमी हुई सी भागी चली जा रही थी। पता लगा कि वह गुजरात से अपने प्रेमी के साथ बनारस घूमने आई थी। 3 दिन से भूखे प्यासे छात्रावास के एक कमरे में बंद करके 5 लड़कों ने उसके साथ निरंतर रेप किया था। निष्प्राण घटनाओं और सनसनीखेज सूचनाओं का यह रीतिकाल था। थोड़ी दूर आगे मात्र 10 कदम की दूरी पर एक छोटा का कंप्यूटर रखा हुआ था, किसी दूर उपग्रह से संचालित। कंप्यूटर का शेष पिछला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज लाइट में चमकते स्क्रीन पर उस समय एक लड़की मुस्कुरा रही थी। किसी सुदूर अतीत या पौराणिक आख्यानों में चमकती लड़की की हंसी एक तिलस्मी करामात की तरह उसके चारों ओर लहरा रही थी। चमकीली पैकिंगें, उनमें भरा था मिस यूनिवर्स का गोपन रहस्य, मादक पेय, क्रीम और बच्चों की चॉकलेटें, औरतों के सिंदूर, मित्रों की शुभकामनाएं, नए साल का संदेश और भूसा और गोबर। अपनी जरूरतों से ऊबे लोगों की भीड़ एक जादुई कुतूहल से बेकाबू उस लड़की के उन्नत उरोजों और चिकनी जांघों में धंसी चली जा रही थी। उस समय नशे की सी हालत में लंगड़ाती भागती लड़की के होंठ भय से काले पड़ गए थे। वह कंप्यूटर के पिछले हिस्से में, जहां गाढ़ा अंधेरा फैला हुआ था, जाकर विलीन हो गई। उसकी आखिरी चीख एक सुरीली और लयात्मक पीपी के साथ स्क्रीन पर 2 सेकंड तक उभरकर बंद हो गई। वहां रात के मैच का शेष भाग फिर शुरू हो गया। आचार्य चूड़ामणि जी विभाग से रिटायर होने के 2 महीने बाद दूसरे विश्वविद्यालय में कुलपति बना दिए गए। उनका इकलौता श्रवण कुमार, बकौल सारे शहर जिसे एक वाक्य शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती थी, वह मरुधर विश्वविद्यालय के फाटक से होता हुआ 5 साल बाद उसी हिंदी विभाग में रीडर बना दिया गया। उत्तराधिकार के इस महोत्सव में विश्वविद्यालय की राजपूत लॉबी ने उसका अभिनंदन किया। इस नियुक्ति के समय भी सिन्हा जी डीन थे। भूमिहार लॉबी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने आचार्य चूड़ामणि से अपने संबंधों को जातिगत रागद्वेष से ऊपर उठकर देखा। उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार किया कि इकलौते पुत्र का वृद्ध पिता के पास रहना ही जरूरी है। इस नियुक्ति के ठीक 1 महीने बाद आचार्य चूड़ामणि ने यह सोचकर कि किसी का कर्ज लेकर मरना राजपूती आन-बान के खिलाफ है, उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में डीन सिन्हा जी की पुत्रवधू को अंग्रेजी में लेक्चरर बना दिया। अपने गुरु के योग्य शिष्य सुबोध मिसिर नगर में दर-दर भटकते रहे। वे रात के अंधेरे में बैठकर नीति वाक्य लिखा करते। उनके साथ के सारे छात्र, जिनसे उनकी नोक-झोंक चला करती थी, जो उन्हें यथास्थितिवादी कहकर क्रांति और परिवर्तन की बात किया करते थे, वे सबके सब एक-एक कर विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और अखबार के दफ्तरों में जाकर चूड़ामणि जी का जूठन बटोर रहे थे। इधर सुबोध मिसिर विश्वविद्यालय के नए लड़कों के बीच अजूबे बनते जा रहे थे। वह सबसे कहा करते कि विरोध में उठा एक हाथ, पक्ष में उठे करोड़ों हाथ से महत्वपूर्ण होता है। वे इस विरोध की व्याख्या नहीं करते थे और अक्सर चुप लगा जाते। आचार्य जी हर 15वें दिन बाद किसी न किसी नियुक्ति में एक्सपर्ट होते। हर बार वे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जाते कि इस बार अपने प्रिय शिष्य सुबोध मिसिर की नियुक्ति जरूर कर देंगे। लेकिन उनके मानवीय दायित्व बोध और न्यायोचित चेतना को किसी मंत्री, विधायक, किसी भूतपूर्व विभागाध्यक्ष या समकालीन प्रोफेसर का सिफारिशी पत्र हर बार पथभ्रष्ट कर देता। वे रोज-रोज पथभ्रष्ट होते रहे। एक दिन अपनी पुत्रवधू की नियुक्ति के लिए दिल्ली की एक महिला प्रोफेसर के पैरों पर गिर पड़े। नियुक्ति नहीं हुई। लोगों को उनके इस अपमान की उम्मीद नहीं थी। सबको लगा कि कहीं अब की बार गंभीर हार्ट अटैक न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके दरबार में लोगों की आमद खत्म हो गई। वे बिना बुलाए शहर और विश्वविद्यालय की हर सभाओं,
समारोहों में पहुंचकर अपने को मंच पर बुलाए जाने की प्रतीक्षा किया करते और ऊँघने लगते। गोष्ठी समारोह खत्म हो जाते, वे चुपचाप अकेले टहलते हुए अपने घर चले आते। इधर गांव में सुबोध मिसिर की बेटियां बड़ी हो रही थी। पत्नी के दांत हिलने लगे थे। हर फसल कटने के बाद खेती पर पानी, बिजली और लगान के कुछ कर्जे बढ़ जाते। उन्होंने एक पर एक 3 एकड़ खेत बेच डाले। अंत में गांव के एक बुजुर्ग ने समझाया कि भाई सुबोध, कब तक नौकरी खोजते रहोगे? यह खेत तुम्हारी कमाई नहीं है जो बेचे जा रहे हो। कल लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी। 3 दिन से भूखे प्यासे सुबोध मिसिर ने एक दिन अंतिम रूप से गुरुदेव के चौखट पर मत्था टेका। बेटे सुबोध, मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती, गुरुदेव ने कहा और रोने लगे। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं कुछ मांगने नहीं, आज्ञा लेने आया था। घर जा रहा हूं। उन्होंने शहर के बीचों बीच थूका और गांव चले गए। 5 साल से गांव में रहते हुए सुबोध मिसिर को सिर्फ यूरिया का दाम, बिजली के बिल, गेहूं, धान और ईख का भाव याद रह गया था। अलंकार, छंदशास्त्र, रस, यहाँ तक कि तुक और विचार आदि की मर्यादा तोड़ता हिंदी कविता का प्रवाह आधुनिकता, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आदि को अप्रासंगिक करार देता हुआ इन दिनों उत्तर आधुनिकता और विखंडनवाद के समीक्षा सिद्धांतों से अपनी संगति बिठाने का जोड़ तोड़ कर रहा था। सुबोध मिसिर ने सुना कि आज पूरा विश्व एक गांव बनकर रह गया है। संचार माध्यमों की अचूक पकड़ से कोई व्यक्ति बाहर नहीं है। वे यह सब सुना करते और देखते कि सैकड़ों सुरक्षा गार्डों के बीच प्रधानमंत्री मास के निर्जीव लोथड़ों में बिखर जाता है। हजारों जासूसी कुत्ते 5 साल से हत्यारे की छाया सूंघते घूम रहे हैं। अजीबोगरीब विरोधाभासों और विडंबना का दौर जारी है। पुरातत्व विभाग के संग्रहालय और अजायब घर की दीवारों पर कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी और कबीर की पांडुलिपियां मरे शेरों की खाल की तरह टंगी हैं। शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं। कविता और इतिहास का अंत हो गया है। यह सब सुबोध मिसिर अखबारों में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ गांव में अब भी औरतें शादी समारोह में, छठ और मुंडन के अवसर पर उसी तरह फटी साड़ियां और लुगदी पेटीकोट लपेटे गीत गाए जा रहे हैं। ठंड में कांपते ठिठुरते धरने और प्रदर्शन पर जाते हुए लोग कबीर के निर्गुण और तुलसी की चौपाइयां सुनसुना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वह अक्सर सोचा करते कि संचार माध्यमों ने जिस दुनिया को एक गांव में बदल दिया है, उस गांव के नक्शे में यहाँ की औरतें और लोगों की कोई सूरत और जरूरत क्यों नहीं दिखाई देती? कुएं में गिरे बैल को निकालने वे लोग क्यों नहीं आते जो मुंह में भोपा बांधकर हमें अपने गांव का बाशिंदा बताते हुए रोज रोज चीख रहे हैं? एक दिन उन्होंने देखा कि एक मजदूर नेता की, जो लोक कथाओं की तरह प्यारा और खूबसूरत था, एक उद्योगपति और शराब के ठेकेदार ने मिलकर हत्या कर दी। आज उसी उद्योगपति ने हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे बड़े जनवादी और मानवतावादी साहित्यकार को दिया है। फ्लैश चमक रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं, विचार, आदर्श और नैतिकता बेमानी। यही है उत्तर आधुनिकता का खूबसूरत मॉडल। एक युवा मजदूर की विधवा ने जिस सहायता राशि पर थूक दिया, उसी के सूद से हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे बड़ा जनवादी साहित्यकार ले रहा है। बेशर्मी की हद है। ठीक इन्हीं दिनों उन्हें पंजाब के एक विश्वविद्यालय से लेक्चररशिप का इंटरव्यू देने के लिए एक रजिस्ट्री पत्र आया था। 3 दिन पहले। आज जब वे खेत से आकर बैलों को भूसा दाना कर रहे थे, तभी उनकी बड़ी वाली बेटी ने उन्हें एक दूसरा पोस्ट कार्ड दिया। यह आचार्य चूड़ामणि का पोस्ट कार्ड था। गुरुदेव मुझे अब भी भूले नहीं हैं। यह सोचकर ही सुबोध मिसिर की आंखें छलछला गईं। कुशलता की कामना के साथ गुरुदेव ने लिखा है कि अगर तुम्हें फुर्सत हो तो यहाँ चले आओ। पंजाब की यात्रा करनी है। बूढ़ा हो गया हूं, अकेले यात्रा संभव नहीं है, और अब यहां कोई इतना विश्वसनीय नहीं जिसके भरोसे इतनी दूर जाया जा सके। वही तारीख, वही जगह। लग रहा है इस इंटरव्यू में गुरुदेव ही एक्सपर्ट हैं।
सुबोध मिसिर खुशी से करीब करीब कांपने लगे। शायद अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है। ठीक 15 दिन बाद उन्होंने रामधारी साहू से 1000 रुपए उधार लिए और गुरुदेव के चौखट पर हाजिर हो गए। सुबोध ने देखा, अपने घर के बाहरी हिस्से में जहां कभी गाड़ी खड़ी रहती थी, वहीं एक टूटी और धंसी चारपाई पर गुरुदेव मैली कुचैली सी चीकट रजाई ओढ़कर बैठे हैं। जगह से फटी बेडशीट नीचे तक झूल रही है। सर्दी का मौसम था। गुरुमाता चारपाई पर पाताने सिकुड़कर बैठी थी, एक गठरी हो चुकी गुरुमाता। जब सुबोध वहां पहुंचे तो गुरुदेव के चेहरे पर हल्की और थकी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कोने में रखे पुराने स्टूल की ओर इशारा करके बैठने के लिए कहा। गुरुदेव, आप यहां? सुबोध ने जगह से फटी दीवारों वाले गैरजे में लावारिस की तरह पड़े गुरुदेव को देखकर आश्चर्य और करुणा से भरकर पूछा। दीवारों और छत पर वर्षों पुराने मकड़ी के जाले लटक रहे थे। चारों ओर गंदगी थी। हाँ, अब मेरे लिए यही जगह उपयुक्त है। उत्तराधिकार सौंप देने के बाद राजा के लिए जंगलवास ही उचित रहा है। बोलते हुए चूड़ामणि जी के शब्द, जो कभी नाभि की ओम ध्वनि की तरह थरथराते हुए निकलते थे, आज जैसे आंखों से भीगकर रेंग रहे थे। पंख फड़फड़ाने की कोशिश में गौरैया के बच्चों की तरह मुंह के बल गिर जा रहे गुरुदेव के शब्द, इधर अब थोड़ा एकांत रहता है, उन्होंने कहा। घुटनों में मुंह ढापे गुरुआइन अचानक फफक पड़ी। बहू उधर जाने नहीं देती। बेटा मौगा है, बात बेबात झिड़कता रहता है। अब तुम्हारे बाबूजी गठिया के मारे चल नहीं पाते। 2 मील पैदल जाकर होम्योपैथ की दवा लाती हूं। दिन भर के लिए आधा किलो दूध। बेटा, तुमने तो देखा ही है, 5-5 किलो दूध का चाय बनाती रही हूं। आज बूढ़ापे में अपनी थाली अपने हाथ धो। गिनी हुई रोटियां और मुट्ठी भर चावल। चुप रहो भागमान। आचार्य ने पत्नी को संतोष दिलाया और पूछा, बेटे सुबोध, तुम कैसे हो? घर में बाल बच्चे और बहू कैसी है? आप सुन रहे हैं नालंदा पर गिद्ध कहानी, लिखा है देवेंद्र जी ने। सब ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप यहां और इस तरह? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पत्नी अपनी आदत से लाचार है, बहू से नहीं पटती। खैर छोड़ो, मुझे यहां बहुत सुख है। सुबोध ने देखा था वह दिन कालीन के चारों तरफ बिछी कुर्सियां, स्वयं तख्त के मोटे गद्दे पर मसंद के सहारे अधलेटे आचार्य चूड़ामणि का व्यक्तित्व। हिंदी जगत का यह प्रचंड सूरमा शत्रु शिविर में ऐरावत की तरह अपने सामने डीन, वाइस चांसलर या अंतरी मंत्री किसी को कुछ नहीं समझता था। सूर पंचशती समारोह का विराट समागम। देश के कोने कोने से आए मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र से लेकर संरचनावादी समीक्षा सिद्धांतों के 50 विद्वान, सबके बीच दिप दिप करता आचार्य का अपना प्रभामंडल। सभी उनके सामने दंडवत थे। किसी को थीसियों का परीक्षक बनना था तो किसी को अपनी किताब पाठ्यक्रम समिति से पास करानी थी। किसी को बहू की नियुक्ति चाहिए तो किसी को यूजीसी की ग्रांट। आज वही गुरुदेव लावारिस की तरह अपने ही घर के एक कोने में खो गए। सुबोध मिसिर भौचक थे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मुमुक्ष भवन में जाकर ठहर जाओ, आचार्य ने कहा। कल सुबह पंजाब मेल से अंबाला तक का रिजर्वेशन है, वहां से बस की यात्रा करनी पड़ेगी। गुरुदेव, मैंने भी उस जगह के लिए आवेदन किया था, सुबोध ने बताया। मेरा भी इंटरव्यू लेटर आया है। क्या आपको मालूम है कि दूसरे कौन कौन एक्सपर्ट हैं? अब तक आचार्य जी के मुखमंडल पर शिष्यत्व की जो ममता झलक रही थी, अचानक यह सुनते ही कर्तव्यप्राणता के बोझ से दबकर कठोर रुख बदलने लगी। स्वर मध्यम हो गया। बोले, चलो, यह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम यह बात यहां किसी से बताना मत। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। गुरुआइन ने कहा, अब इन्हें कौन पूछता है बेटा? पहले सब लोग यही माथा रगड़ते थे।
अब इसी शहर में आकर चुप चुप चले जाते हैं। अगर गोहत्या का भय न हो तो लोग बूढ़े बैल को गोली मार दें। लखनऊ से अंबाला तक की यात्रा आचार्य ने सोकर पूरी की। दूसरे सारे मुसाफिर उनकी नाक की घरघर और खांसी के मारे ऊब ऊब कर करवट बदलते रहे। आंखों के अलावा गुरुदेव के सारे अंगछिद्र मिनट मिनट पर विस्फोट कर रहे थे। श्रद्धा अतीन्द्रिय नहीं होती। खुद सुबोध को भी दिक्कत हो रही थी। अंबाला से बस का सफर करते हुए गुरुदेव सुबोध से हिसाब किताब लेते रहे। खेती में कितना फायदा हो जाता है। हम लोग बचपन में चने का होला खाकर ईख चूस लेते थे, पेट भर जाता था। शहरों में तो बहुत प्रदूषण और मिलावट बढ़ गई है। एक तो बिजली नहीं आती, दूसरे बिल बहुत देना पड़ता है। महिषंत शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधिया। कालिदास ने लिखा है, शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी की तरह भैंस की सुंदर सजावट पढ़कर लार टपकने लगती। यह सब गांव में ही संभव है, शुद्ध हवा और बेमिलावट भोजन। लेकिन गुरुदेव, गांव तो नरक हो चुके हैं। खेती की हर फसल किसानों को क्रुज में डुबोकर चली जाती है। 2 जून के भोजन के अलावा अब वहां कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारा भ्रम है सुबोध। शहरों के लिए तुम्हारा आकर्षण ठीक है, लेकिन गांवों के प्रति तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं। सुबोध ने सोचा, क्यों नहीं आप गांवों में चले जाते? कौन आपको रोके है? लेकिन गुरुदेव की बात। वे चुप लगाए रहे। उतरने वाले स्टेशन के थोड़ा पहले ही चूड़ामणि जी ने सुबोध को हिदायत दी, तुम पीछे से उतरकर दूसरी ओर चले जाना, वरना कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो पक्षपात का आरोप लगेगा। लोग ये कहेंगे कि कैंडिडेट लेकर आए हैं। सुबोध ने कहा, जैसी इच्छा गुरुदेव। इंटरव्यू बोर्ड में दिल्ली के एक प्रचंड वामपंथी थे और दूसरे राजस्थान के वाममार्गी। तीसरे स्वयं आचार्य चूड़ामणि, जिनके पुत्र को अभी बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना था। सुबोध मिसिर ने इंटरव्यू बोर्ड में बैठे आचार्य को देखा। निर्वीय पौरुष की समस्त वासना निरीह आंखें में दीन याचना बनकर चुपचाप बैठी थी। वामपंथी आचार्य ने उनसे अलंकार और रीति की सामाजिक और साहित्यिक महत्व पूछा। राजस्थान के वाममार्गी नाथ संप्रदाय आचार्य ने भाषा विज्ञान का ग्रिम नियम। सुबोध मिसिर सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। इंटरव्यू खराब हो गया। इसलिए नहीं कि पिछले कई सालों से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी थी, बल्कि इसलिए कि इंटरव्यू का अच्छा या बुरा होना अंततः और एकमात्र एक्सपर्ट पर ही निर्भर करता है। अब उन्हें अपने गुरुदेव आचार्य चूड़ामणि से ही अंतिम उम्मीद थी। तुमने तो मेरी सारी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया, बाहर निकलकर आचार्य चूड़ामणि ने बताया। नियुक्ति किसकी हुई गुरुदेव? बस अड्डे की ओर लौटते हुए सुबोध मिसिर ने बहुत धीमे और रुआसे स्वर में पूछा। रात हो रही है। चौड़ी और चिकनी सड़कों के दोनों ओर नियान लाइटों और हाइलोजन के पीले प्रकाश में जलपरी की तरह तैरती भागती कारें, खिलखिलाती लड़कियां। समूचा शहर एक नशीले संगीत की लय पर थिरक रहा था। उनका प्रश्न डूब गया था। किसी अदृश्य लोक की स्वप्न सुंदरी ने अपने वैभव का पारदर्शी नीला आंचल बाजारों के ऊपर फैला दिया था। पैदल चलते हुए आगे आगे गुरुदेव और पीछे सुबोध मिसिर। वह अपने गांव के रामधारी साहू से उधार लिए 1000 रुपए अपनी पत्नी और जवान होती बेटियों के बारे में सोच रहे थे। कहां से चुकाएंगे यह 1000 रुपया? उनका दिल डूब रहा था। गुरुदेव ने बताया, रजिस्ट्रार की पुत्रवधू की नियुक्ति हुई है। सब कुछ पहले से तय था। कहने को लोग वामपंथी बनते हैं, लेकिन प्रोफेसरों की एक ही जाति होती है और एक ही विचारधारा। कौन उन्हें परीक्षक बनाकर हवाई जहाज का किराया दे सकता है? बस मैंने बहुत दुनिया देखी है। बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। शायद यही एक्सपर्ट होकर आए। इसलिए मैं चुप लगा गया। किसी तरह श्रवण कुमार प्रोफेसर हो जाता।
अंबाला कैंट तक पहुंचने में रात के 9 बज गए थे। गाड़ी अभी 4 घंटे लेट थी। एसी और फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत यात्राएं की हैं। ऊब और एकांत अब सहा नहीं जाता। देखो सेकंड क्लास में रिजर्वेशन मिल पाता है या नहीं। आचार्य ने सुबोध से कहा, तुम टीटी को बता देना कि बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कुर्ते के नीचे मार्किन की बनियान के भीतर चोर थैली। रामधारी साहू की बनियान की तरह आचार्य की बनियान में भी चोर थैली। एसी का किराया मिला है, लेकिन गुरुदेव ने चोर थैली से निकालकर 100 के 2 नोट सुबोध को थमाए। सेकंड क्लास का टिकट ले लेना, अभी गाड़ी आने में बहुत देर है। चूड़ामणि जी ने सुबोध से, यहां से 3 किलोमीटर दूर तक देवी का मंदिर है, एकदम निर्जन स्थान में। कहा जाता है कि सच्चे मन से वहां मांगी गई हर मन्नत पूरी हो जाती है। मुझे तुम्हारी भी बहुत चिंता रहती है सुबोध। आप सुन रहे हैं नालंदा पर गिद्ध कहानी लिखा है देवेंद्र जी ने। शायद गुरुदेव मेरे लिए सोच रहे हैं। अगर कोई गुरु देवी के सामने जाकर सच्चे मन से अपने शिष्य के लिए मन्नत मांगे तो समूचे ब्रह्मांड में इससे पवित्र प्रार्थना और क्या हो सकती है, सुबोध ने सोचा। अंधेरी रात है, निर्जन स्थान, रिक्शा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं गुरुदेव, गांव का रहने वाला हूं, बोझा ढोने की आदत है। ईंख और ज्वार के बड़े बड़े बोझ खेत से लेकर आता हूं। 3 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, सुबोध ने कहा और गुरुदेव का भारी होल्डाल और अटैची सिर पर लादकर चल पड़े। अपना झोला उन्होंने गले में लटका लिया। आप बस रास्ता बताते जाइए गुरुदेव। 1 किलोमीटर बाद शहर खत्म हो गया। मुख्य सड़क से हटकर खेतों के बीच एक पगडंडी। 2 किलोमीटर और चलना है, गुरुदेव ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। गहरी अंधेरी रात थी। सिर पर भारी होल्डाल, अटैची और गले में झोला लटकाए आगे आगे सुबोध मिसिर और पीछे पीछे अभूतपूर्व हो चुके बनारस विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व आचार्य चूड़ामणि। उनके पैर बार बार धोती में फंसकर उलझ जा रहे थे। जाड़े का मौसम था। तेज बर्फीली हवा चल रही थी। लग रहा है शिमला में बर्फ गिरी है। इस साल ठंड बहुत पड़ेगी, कंबल को कसकर शरीर पर लपेटते हुए आचार्य ने कहा। मुझे तो पसीना हो रहा है गुरुदेव। सुबोध मिसिर की कांपती आवाज होल्डाल के भारी वजन से दबी जा रही थी। गांव का आदमी श्रम करता रहता है, कर्मवीर और सच्चा प्रकृति पुत्र, इसीलिए निरोग रहता है। पता नहीं क्यों आजकल लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। मुझे तो गांव बहुत अच्छे लगते हैं। रिश्तों की आदिम गंध में डूबे गांव। शहर में तो कोई किसी को पहचानता ही नहीं, चारों ओर मतलब और स्वार्थ। गुरुदेव ने कहा, बस यही सामने, चारों ओर ईख और धान के कटे खेत, सन्नाटे में डूबा छोटा सा मंदिर, तेलियों के बटखरे की तरह काली और बेढब सी गुप्त क्लीन पत्थर की मूर्ति, न कोई तराश न भव्यता। आचार्य ने आंखें बंद की और श्रद्धा से हाथ जोड़ा। विदेशों में यह करोड़ों की बिकेगी। सरकार को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, गुरुदेव ने चिंता जताई और बताया। हल जोतते समय खेत के भीतर मिली थी यह मूर्ति। गांव में तो कोई इसका 5 रुपया भी ना देगा। सुबोध ने आश्चर्य से गुरुदेव को देखा। पहले तुम अपने लिए कुछ मांग लो, आचार्य ने कहा, लेकिन पूरे मन से तन्मय होकर, स्पष्ट उच्चारण के साथ। सुबोध हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां, मुझे नौकरी चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर BA, MA, किसी भी कक्षा में पढ़ा सकता हूं। मुझे पढ़ाने की नौकरी चाहिए मां। मैं गुरु ऋण से उऋण होना चाहता हूं। सरस्वती का कलंक सिर पर लादे, मैं अपनी समूची आस्था के साथ तुमसे पाप मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे गांव के अंधेरे नर्क से निकालकर चाहे जहां कहीं भेज दो, मैं वहां नहीं रहना चाहता।
सारा गांव मेरी पढ़ाई लिखाई पर हंसता है। काली अंधेरी रात, निस्तब्ध सन्नाटा। सुबोध प्रार्थना कर रहे थे। उनके एक एक शब्द जैसे चिता में आत्मदाह करती किसी विधवा की चीख आग की लपटों में छटपटा रही हो। उनकी आंखों से आंसू छलछला आए थे। उसके बाद आचार्य चूड़ामणि जी मूर्ति के सामने उपस्थित हुए। सुबोध ने सोचा, जो कुछ कसर रह गई होगी मेरे मांगने के ढंग में, उसे गुरुदेव जरूर पूरा कर देंगे। वे चूड़ामणि जी के ठीक पीछे निश्चल भाव से खड़े हो गए, भावमग्न। आचार्य ने पहले हाथ जोड़ा और फिर आंखें मूंद ली। 3-4 लंबी लंबी सांसें खींची। प्राणायाम की दीर्घ साधना में उन्होंने शब्द को नाभि तक खींचकर थरथराते मंद्र स्वर में पहले ओम का उच्चारण किया। फिर हाथ को मां के पैरों पर टेक कर जमीन पर लेट गए। थोड़ी देर तक एकदम शांत। अचानक उनके गले से रोने की आवाज फूटी। सुबोध ने देखा, दुनिया का सबसे दुखी आदमी मां के पैरों पर गिरा पड़ा है। करुण हिचकियों में गुरुदेव के शब्द डूब उतरा रहे थे। मां, मेरे बेटे को प्रोफेसर बना देना। हाँ मां, प्रोफेसर। समूचा हिंदी जगह मेरे उपकार के बोझ से दबा है, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। मेरा दुर्दिन जानकर मेरे ऊपर दया करो मां। यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुबोध मिसिर थरथर कांप रहे थे। कृतज्ञता का यह चरम रूप देखकर वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। अच्छा तो गुरुदेव, प्रणाम, मैं जा रहा हूं। आचार्य ने सुना और लेटे पीठ के बल उलट गए। मुझे इस तरह यहां अकेले छोड़कर सुबोध? उन्होंने याचना के से स्वर में पूछा। हाँ, इसी तरह, इसी अंधेरे में, यहीं पड़ पड़े रोते रहें। सुबोध के हाथ में एक हल्का सा झोला था। वे उसे उंगलियों में नचाते गुब्बारे की तरह हवा में लहराते चले जा रहे थे। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की हिचकियां और रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि सिर पर भारी होलडाल और अटैची लादे आचार्य चूड़ामणि भागते भागते गिरते पड़ते चले आ रहे हैं। आप सुन रहे द नालंदा पर गिद्ध पार्ट 3 कहानी लिखा है देवेंद्र जी ने। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कहानियां ओल्ड एंड क्लासिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार, जय हिंद।